चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रतियोगिता दर्पण फरवरी 2026 राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला टॉपिक जो है दीपों का उत्सव दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। अमूर्त विरासत सूची में शामिल करने का निर्णय यूनेस्को के अंतर सरकारीय समिति के 20वें सत्र में लिया गया है, जिसकी बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई है। यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि विशाल बी शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। यूनेस्को में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 194 है। तो यहाँ पे देखिए दीपों का उत्सव जो है दीपावली को यूनेस्को के विरासत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है, जिसकी सिफारिश अंतर सरकारीय समिति के 20वें सत्र में लिया गया है, जिसकी बैठक कहाँ पे हुई है? तो दिल्ली में संपन्न हुई है, जिसकी अध्यक्षता कौन किया है? तो विशाल बी शर्मा की अध्यक्षता में की गई है। कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 194 है। और आगे यहाँ पे देखते हैं, तो आगे जो दिया गया है यहाँ पे जो है भारत के कुल 16 प्रतीक को यूनेस्को में शामिल किया गया है। जो 16वां जो है वो दीपावली है। अब प्रत्येक देखते हैं 16 प्रतीक को। तो पहला जो है वैदिक जप की परंपरा को 2008 में शामिल किया गया। कुटियाट्टम केरल का है, जो इसको भी 2008 में शामिल किया गया। और रामलीला जो उत्तर भारत का है, इसको भी 2008 में शामिल किया गया है। चौथा है रम्मान उत्तराखंड का है, जो 2009 में शामिल किया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे जो दिया गया है, आगे है मुडियट्टू केरल का है। उसके बाद है राजस्थान के कालबेलिया लोकगीत और नृत्य को 2010 में शामिल किया गया है। उसके बाद है छाऊ नृत्य जो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का है, इसको भी शामिल किया गया है। और 8वां है लद्दाख का बौद्ध मंत्रों उच्चार को भी शामिल किया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे जो है 9वां जो इसमें दिया गया है, इसमें जो 9वां दिया गया है संकीर्तन मणिपुर का है। ठठेरा शिल्प पंजाब का है। योग शारीरिक से संबंधित है, नवरोज पारसी समुदाय का है। कुंभ मेला जो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक का है, इसको भी शामिल किया गया है। कोलकाता के दुर्गा पूजा को भी शामिल किया गया है। गुजरात के गरबा को भी शामिल किया गया है। तो इस प्रकार जो है 16वां जो है दीपावली, यह दीपों का त्यौहार बुराई पर अच्छाई के जीत का प्रतीक है। उसके बाद आगे देखिए विशेष नोट में जो दिया गया है, इसमें दीपावली के अतिरिक्त इस वर्ष यूनेस्को की सूची में शामिल अन्य महत्वपूर्ण धरोहर। अब देखिए यहाँ पे कुछ विदेशी जगह को भी शामिल किया गया है, जिसमें क्या है, मिस्र का स्ट्रीट फूड पोसरी को शामिल किया गया। इराक का अल मुहेविल को शामिल किया गया। इथोपिया का मिफाता नववर्ष उत्सव को शामिल किया गया। साइप्रस का कामन डारिया वाइन को शामिल किया गया है। घाना का हाई लाइफ संगीत और नृत्य को शामिल किया गया। और चिली का सर्कस को भी शामिल किया गया। तो ये दीपावली के अलावा अन्य जो थे, ये सब जो है सांस्कृतिक यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। अब आगे देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे जो है, हाल ही में नौसेना को स्वदेशी गोताखोरी पोत DSCA-20 प्राप्त हुआ। इसे कोचिन में नौसेना में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे जो है युद्धपोत DSCA-20 क्या है? तो एक स्वदेशी गोताखोरी युद्धपोत है। उसके बाद आगे देखिए, आगे जो दिया गया है यहाँ पे, भारतीय सेना के अमेरिका से बचे 3 अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर नौसेना को प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है इससे पहले और 3 सभी दिया गया, और बचे 3 जो हेलीकॉप्टर है उसको अपाचे हेलीकॉप्टर AH-64E जो अटैक हेलीकॉप्टर है उसको नौसेना को प्राप्त हुआ है। ये अमेरिका के साथ 600 करोड़ डॉलर की डील अमेरिका के बोइंग कंपनी के साथ की गई है। उसके बाद जो है राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा का उद्घाटन। अब यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रपति भवन की एक गैलरी में 21 परमवीर चक्र विजेता के चित्र लगाए गए हैं। इस गैलरी को परमवीर दीर्घा नाम दिया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति भवन की एक गैलरी में 21 परमवीर चक्र विजेता का चित्र लगाया गया है। और इस गैलरी का ही नाम परमवीर दीर्घा रखा गया है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजय दिवस के अवसर पर 16 दिसंबर 2024 को इसका उद्घाटन किए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ जो दिया गया है, परमवीर चक्र भारत का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है, जो युद्ध के दौरान वीरता और साहस कार्यों के लिए दिया जाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय
के नए परिसर का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो सेवा तीर्थ कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, सेवा तीर्थ कर दिया गया है। इसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत निर्मित किया गया। तो इसमें पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर का जो नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है, इसे किसके द्वारा निर्मित किया गया है, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के द्वारा निर्मित किया गया है, जहाँ सेवा भावना ही सर्वोपरि है। तो इसका मतलब क्या है, सेवा भावना ही सर्वोपरि होगा। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि इस परिसर में जो है ना, सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सचिवालय होगा और सेवा तीर्थ 3 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का दफ्तर होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये दूसरा क्या हो जाएगा, तो सेवा तीर्थ में कैबिनेट सचिवालय होगा और तीर्थ 2 में और सेवा तीर्थ 3 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का दफ्तर होगा। कुछ नया नाम का भी परिवर्तन किया गया, जैसे राज्यपाल के आवास राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास मार्ग रेस कोर्स कॉर्ड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया है। कर्तव्य पथ का राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का नाम बदल के कर्तव्य भवन रख दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ रक्षा और समझौते हैं दिया गया है। यहाँ पे नौसेना के 24 सी हॉक MH-60R हेलीकॉप्टर के रखरखाव के लिए अमेरिका से अनुबंध किया गया है। अमेरिकी कंपनी द्वारा हेलीकॉप्टर के निरीक्षण, परीक्षण, मरम्मत के लिए केंद्र की स्थापना भारत में ही किया जाएगा। तो ये अमेरिका की जो कंपनी है, ये हेलीकॉप्टर का निरीक्षण, परीक्षण, मरम्मत जो भी कार्य होगा वो भारत में ही करेंगे। भारतीय नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या में वृद्धि। अब यहाँ पे देखिए जो दिया गया है, तो यहाँ पे सबसे लास्ट पॉइंट को देखते हैं। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। इसमें दिया गया है 2020 में 85,256 लोग ने भारत की नागरिकता त्यागी है। उसके बाद 2021 में 1,63,370 ने भारत की नागरिकता त्यागी है। 22 में 2,25,620 ने नागरिकता त्यागी है। 23 में 2,16,219 ने भारत की नागरिकता त्यागी है और 24 में 2,10,378 ने भारत की नागरिकता त्यागी है। और यहाँ पे जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो दिया गया है कि अगले 5 वर्ष में भारत की नागरिकता त्यागने वाले लोगों की संख्या कितनी है, तो 9 लाख। तो याद रखना है कि अगले 5 वर्ष में भारत की नागरिकता त्यागने वाले लोगों की संख्या कितनी है, तो 9 लाख है। आगे आप यहाँ पे देखते हैं, आगे जो दिया गया है कि बाहुबली LVM-3 रॉकेट द्वारा अमेरिका के ब्लू बर्ड ब्लॉक सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया है। यह भारत की धरती से सबसे भारी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया है। इसरो के द्वारा LVM-3M6 के जरिए अमेरिकी संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 का प्रक्षेपण किया गया है, जिसकी वजन 6100 kg है। यह भारत की धरती से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी उपग्रह है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है बाहुबली LVM-3 रॉकेट द्वारा अमेरिका के ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया है। यह भारत की धरती से सबसे भारी उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है, जो इसरो के द्वारा LVM-3M6 के जरिए अमेरिका के संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 का प्रक्षेपण किया गया, जिसकी वजन 6100 kg का है। भारत की धरती से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी उपग्रह है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, प्रक्षेपण इसरो के वाणिज्य इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और अमेरिका के AST स्पेस मोबाइल के बीच हुए एक वाणिज्य समझौता है। उसके बाद आगे देखते हैं कि यहाँ पे IPL की नीलामी जो हुआ, उसमें में देखते हैं कि IPL की नीलामी जो हुआ है संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी में संपन्न हुआ। ये 19वां संस्करण IPL का 19वां संस्करण है। कुल 10 टीमों को शामिल किया गया, जिसमें सबसे महंगे खिलाड़ी जो है ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन है, जो कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से खरीदा गया है। 25.20 करोड़ में खरीदा गया है। उसके बाद श्रीलंका के पार्थिराना को कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से 18 करोड़ में खरीदा गया है। तो सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन है। उसके बाद कौन है, पार्थिराना है। ये दोनों कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेला जाएगा। एक को 25.20 करोड़ में खरीदा गया, दूसरे को 18 करोड़ में खरीदा गया। IPL का यह कौन सा संस्करण है, तो 19वां संस्करण है। कितने टीमों में शामिल हुआ है, तो 10 टीमों में शामिल हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए WPL की नीलामी कहाँ पे हुआ, तो WPL की नीलामी नई दिल्ली में हुआ और इसमें कुल 5 टीमें शामिल हुई। सबसे महंगी खिलाड़ी दीप्ति शर्मा, जो 3.20 करोड़ में खरीदा गया। उसके बाद आगे यहाँ पे देखते हैं शांति बिल या शांति कानून के बारे में अगर देखा जाए, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये शांति बिल 2025 या शांति कानून कह सकते हैं, जिसको लोकसभा में पारित किया गया 17 दिसंबर को, राज्यसभा में 18 दिसंबर को पारित किया गया है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद ये विधेयक के रूप में 20 दिसंबर को पारित कर दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र का प्रवेश। इस अधिनियम के माध्यम से 1962 में परमाणु ऊर्जा अधिनियम तथा 2010 का परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम को रद्द कर दिया गया। तो यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फिर से देख लीजिए, शांति बिल 2025
लोकसभा में पारित किया गया 17 दिसंबर को, राज्यसभा में 18 दिसंबर को। राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिला है? तो 20 दिसंबर को। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र की कंपनियों को प्रवेश करना। और ये जो है 1962 का परमाणु ऊर्जा अधिनियम और 2010 का परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम को रद्द कर दिया। अब यहाँ पे देखिए आगे दिया गया है, आगे जो यहाँ पे दिया है कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को वैधानिक दर्जा दिया गया है। तो इसमें जो है कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को एक वैधानिक दर्जा दिया गया है। अब निजी कंपनी और संयुक्त उद्यम सरकार से लाइसेंस लेकर न्यूक्लियर पावर प्लांट का निर्माण कर सकता है, संचालन कर सकता है और डिकमीशन भी कर सकता है। तो कहने की मतलब क्या है, सरकार से लाइसेंस लेके प्राइवेट कंपनी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो लक्ष्य जो रखा गया है, भारत में नाभिकीय ऊर्जा 8.9 गीगावाट 2025 तक प्राप्त कर चुकी है, लेकिन इसका लक्ष्य जो है 100 गीगावाट तक प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक है? तो 2047 तक है। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 100 गीगावाट लक्ष्य प्राप्त करने का कब तक है? तो 2047 तक है। उसके बाद आगे यहाँ पे देखा जाए तो आगे दिया गया है कि आइनस वागसीर में राष्ट्रपति की यात्रा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पनडुब्बी में यात्रा करने वाले भारत की दूसरे राष्ट्रपति बनी है। आइनस वागसीर पर कर्नाटक के कारावास बेस पर यात्रा की है। तो कहाँ की है? तो कर्नाटक के कारावास बेस पर। राष्ट्रपति मुर्मू से पूर्व 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने पनडुब्बी में समुद्री यात्रा की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारतीय वायुसेना के दो लड़ाकू विमानों राफेल और सुखोई 30 में भी उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति महिला बनी है। हाल ही में पनडुब्बी आईएनएस अरिघात से K4 नामक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है विशाखापट्टनम में। तो पहले आप यहाँ पे याद कर लीजिए। देखिए तो आईएनएस वागसीर में राष्ट्रपति की यात्रा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पनडुब्बी में यात्रा करने वाले भारत की ये दूसरी राष्ट्रपति बनी है। ये कहाँ से किया? आईएनएस वागसीर में। ये कर्नाटक के कारावास बेस में पर यात्रा की है। और इससे पहले एपीजे अब्दुल कलाम ने पनडुब्बी की यात्रा कर चुकी थी। उसके बाद जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 और लड़ाकू विमानों में भी यात्रा की, जो एक राफेल था और दूसरा सुखोई 30 थी। उसके बाद जो है एक नया पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। इस पॉइंट में कहा गया है कि हाल ही में आईएनएस अरिघात से K4 नामक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया विशाखापट्टनम में। तो आईएनएस अरिघात से K4 नामक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ पे किया गया है? तो विशाखापट्टनम में किया गया है। उसके बाद हाल ही में किस राज्य के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन प्रोत्साहन योजना शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ जो दिया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के राजस्व जिलों की संख्या बढ़ाकर 11 से 13 कर दिया गया, 11 से 13 कर दिया गया है। उसके बाद आगे और देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में देखा जाए तो भारतीय प्रधानमंत्री की जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा। पहला देखिए जॉर्डन की यात्रा। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। वहाँ के प्रधानमंत्री जो है जफर हसन है। ये राजनीतिक संबंध दोनों देशों का 75 वर्ष पूरे हुए। जॉर्डन के राजा शाह अब्दुल्ला द्वितीय है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जॉर्डन की राजधानी कहाँ है? तो अम्मान है। वहाँ के प्रधानमंत्री जाफर हसन है। उसके बाद इसके दोनों राजनयिक देशों की संबंध के 75 वर्ष पूरे हुए हैं और जॉर्डन के राजा शाह अब्दुल्ला द्वितीय हैं। उसके बाद आगे देखा जाए तो आगे यहाँ पे दिया गया है कि द्विपक्षीय व्यापार अगले 5 वर्ष को $5 अरब तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। 5 वर्षों में $5 अरब तक व्यापार को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। वर्तमान समय में $2.8 अरब का है। भारत जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी देश है। अब देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, अब प्रधानमंत्री जी की जो है इथियोपिया यात्रा। तो प्रधानमंत्री जी की इथियोपिया यात्रा, इथियोपिया की राजधानी जो है अदिस अबाबा है। अफ्रीकी संघ का हेडक्वार्टर भी अदिस अबाबा है। प्रधानमंत्री वहाँ के हैं अबी अहमद अली है। सम्मान, भारतीय प्रधानमंत्री को इथियोपिया के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया गया। तो इसको याद रखिएगा कि इथियोपिया का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार जो कौन है? तो ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया, जिसे प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया है। भारतीय पीएम ने इथियोपिया की संसद को भी संबोधित किया है। उसके बाद आगे देखिए प्रधानमंत्री जी की अगला यात्रा ओमान का है। ओमान की राजधानी मस्कट है। सुल्तान हैथम बिन तारिक है। राजनयिक संबंधों के इसका 70 वर्ष पूरा हो चुका है। समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री को प्रथम श्रेणी का ऑर्डर ऑफ ओमान से भी सम्मानित किया गया है। तो इसको भी याद रखिएगा कि ओमान की राजधानी मस्कट है। सुल्तान वहाँ का हैथम बिन तारिक है। दोनों को देशों के संबंध के 70 वर्ष पूरे हो चुके हैं और दोनों जो है देश का आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA पर समझौता किया गया है और प्रधानमंत्री मोदी जी को ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया है। उसके बाद आगे देखिए, आगे जो दिया गया है आगे
रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा पुतिन की। तो यात्रा का मुख्य एजेंडा क्या था? भारत रूस के मध्य 23वीं वार्षिक बैठक में भाग लेना। तो मुख्य एजेंडा इसका क्या था? भारत रूस के मध्य 23वीं वार्षिक बैठक में भाग लेना। द्विपक्षीय व्यापार 2030 तक 100 अरब डॉलर करने की सहमति जताई गई, जबकि 24-25 में अभी जो है 63.8 अरब डॉलर की व्यापार है। इसको 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है 2030 में। इस दौरान भारत और यूरेशियन आर्थिक यूनियन के बीच व्यापार समझौते की समीक्षा की गई है। तो भारत और यूरेशियन आर्थिक यूनियन के बीच व्यापार समझौते की समीक्षा की गई है। उसके बाद देखिए यहाँ जो दिया गया है, यूरेशियन आर्थिक यूनियन में 5 सदस्य हैं, जैसे पहला रूस है, बेलारूस है, आर्मेनिया है और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान है। हाल ही में सोमालीलैंड, उसके बाद नया टॉपिक देखते हैं, हाल ही में सोमालीलैंड को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना? तो इजराइल ने मान्यता दी। तो सोमालीलैंड को मान्यता देने वाला देश कौन बना है? तो इजराइल। अब यहाँ पे देखिए सोमालीलैंड के बारे में अगर पढ़े तो सोमालीलैंड 1991 में सोमालिया से स्वतंत्रता की घोषणा की। सोमालिया की राजधानी हरगे ईसा है और इसकी सीमाएं सोमालिया, जिबूटी और इथोपिया से मिलती है। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे दिया गया है ऑस्ट्रेलिया से जुड़े प्रमुख तथ्य। सोशल मीडिया प्रतिबंध, किस देश के द्वारा 16 वर्ष की उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लगाया गया है। यह सबसे अच्छा पहल है कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला जो पहला देश है जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, वो ऑस्ट्रेलिया है। ऐसा करने वाला यह विश्व का पहला देश बन गया है। अब यहाँ पे देखिए बोंडी बीच हाल ही में आतंकी हमले के कारण चर्चा में रहा। बोंडी बीच कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। बोंडी बीच कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद देखिए जापान में क्या है, किस देश के द्वारा विश्व के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशिवाजाकी करीबा को पुनः चालू करने का निर्णय लिया गया? तो जापान के द्वारा। तो ये सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र काशिवाजाकी करीबा को चालू करने का निर्णय लिया गया, कहाँ पे है? ये जापान में है। उसके बाद आगे देखिए, आगे यहाँ पे दिया गया है, तो आगे जो है कि एशिया पावर इंडेक्स में अगर देखा जाए तो यह रैंकिंग जो है ऑस्ट्रेलिया स्थित लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। एशिया पावर इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया स्थित लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। इसकी रैंकिंग और देश श्रेणी, तो फर्स्ट स्थान पे अमेरिका को सुपर पावर की श्रेणी में रखा गया है, चीन को भी सुपर पावर की श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये श्रेणी है यहाँ पे, जिसमें अमेरिका को और चीन को सुपर पावर की श्रेणी में रखा गया है, जबकि भारत जो है 40 अंक प्राप्त करके मिडिल पावर की श्रेणी में रखा गया है। तो अपना जो भारत है वो मेजर पावर की श्रेणी में है, मिडिल नहीं मेजर पावर की श्रेणी में रखा गया है। भारत के कितने अंक प्राप्त हुआ है? तो 40 अंक प्राप्त करके तीसरे नंबर पे है, जो मेजर पावर की श्रेणी में प्राप्त किए हैं। और चौथे नंबर पे जो है जापान, मिडिल पावर की श्रेणी में है जापान। उसके बाद कौन है? तो उसके बाद जो है 5th नंबर पे रूस को रखा गया, ये भी मिडिल पावर की श्रेणी में है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि भारत जो है तीसरे नंबर पे है, 40 अंक प्राप्त करके मेजर पावर की श्रेणी में है, जबकि जापान और रूस को मिडिल पावर की श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे जो दिया गया है, आगे है किस देश के द्वारा अगले 10 वर्ष में चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने की घोषणा किया गया है? तो रूस के द्वारा चंद्रमा पर अगले 10 वर्ष में न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है। किस देश ने की है? तो रूस के द्वारा किया गया है। उसके बाद देखिए न्यूजीलैंड के साथ व्यापार समझौता 22 दिसंबर 2025 में भारत का यह तीसरा समझौता है। पहला समझौता इक्वे के साथ, दूसरा समझौता ओमान के साथ। समझौते के पश्चात भारत से न्यूजीलैंड को निर्यात की जाने वाली वस्तु पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आगे दिया गया है, इसका लक्ष्य है अगले 5 वर्षों के लिए द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 5 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद देखते हैं आर्थिक परिदृश्य के अंतर्गत क्या क्या देखते हैं। तो यहाँ पे है विकसित भारत जी रामजी अधिनियम, बहुत ज़्यादा VVI इंपॉर्टेंट है। तो इसका पूरा नाम क्या है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, BG ग्रामीण जी एक्ट इसका पूरा नाम है। तो पूरा नाम क्या है इसका? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, इसका पूरा नाम है विकसित भारत जी रामजी अधिनियम जो है, जिसका पूरा नाम क्या है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन है। उसके बाद इसको लोकसभा में 18 दिसंबर को पारित किया गया है, जबकि 21 दिसंबर को राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है। इसे मनरेगा के स्थान पे लाया गया है। इसे किसके स्थान पे लाया गया? तो मनरेगा के स्थान पे लाया गया है। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है कि इसे मनरेगा के स्थान पर लाया गया है। 2005 में सबसे पहले नरेगा आया था, 2009 में इसे मनरेगा कर दिया गया, अब 2025 में इसको विकसित भारत जी राम जी किया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको देखिएगा जरूर।
उसके बाद आगे देखते हैं विशेषता। तो ई विकसित भारत जी राम जी का विशेषता क्या है, तो यहाँ पे जो है इसकी विशेषता क्या है, 100 दिन के स्थान पर 125 दिन की रोजगार गारंटी दिया जाएगा। पहले 100 दिन की रोजगार गारंटी दिया जाता था, अब 125 दिन की रोजगार गारंटी दिया जाएगा। इसके 4 प्रमुख कार्यों पर फोकस किया जाता है, किया जाएगा विकसित भारत जी राम जी का। पहला है जल सुरक्षा, दूसरा है ग्रामीण अवसंरचना, तीसरा है आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचा, और तीसरा है कि मौसम में चरण परिवर्तन के असर को कम करने के लिए विशेष कार्य। उसके बाद है इसके तहत वित्त पोषण केंद्र और राज्य के द्वारा दिया जाएगा, केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा दिया जाएगा। उसके बाद है कि फसल की कटाई या बुनाई के दौरान 7 दिन तक कोई काम न कराने का प्रावधान रहता है। फसल की कटाई जिस समय होता है तो उस समय मजदूरों की कमी होती है, इसलिए है ना विकसित भारत जी राम जी में 60 दिन तक जो फसल की कटाई के दिन में काम नहीं कराया जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पे देखते हैं, आगे कह रहा है कि अनियमितता की पहचान के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति और एआई का प्रयोग करें। तो अब इसमें जो है कि जो विकसित भारत जी राम जी में जो भी लोग जुड़ेगा तो उसको बायोमेट्रिक उपस्थिति और एआई का प्रयोग करना पड़ेगा। अब देखिए नया जो अभी पॉइंट है, तो हाल ही में आरबीआई ने फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। वर्तमान समय में स्मॉल फाइनेंस बैंकों की संख्या कितनी है, 12 है। तो फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड को स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में दर्जा दे दिया है। किसने दिया है, तो आरबीआई ने दिया है। कुल स्मॉल फाइनेंस बैंक की संख्या कितनी है, तो 12 हो गई है। उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए ओमान के साथ व्यापार समझौता। तो ओमान के साथ जो व्यापार समझौता है तो उसको देखते हैं। तो इसका नाम क्या है, व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता, कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स एग्रीमेंट, जिसमें यहाँ पे जो है जीसीसी खाड़ी सहयोग परिषद के किसी देश के साथ भारत का दूसरा व्यापार समझौता है। तो ये जो है खाड़ी देश के साथ भारत का क्या है, दूसरा समझौता है। पहला किसके साथ है, तो यूएई के साथ 2022 में हुआ था। अब यहाँ पे देखिए जीसीसी की स्थापना 1981 ईस्वी में हुआ है, जिसकी सदस्य देश कितना है, 6 सदस्य देश है। पहला बहरीन है, दूसरा कुवैत, ओमान, यूएई, कतर और सऊदी अरब है, इसमें शामिल किया गया है। भारत में ओमान के लिए किए जाने वाले 99% से अधिक निर्यात पर शून्य शुल्क लगेगा। तो यहाँ पे देखिए भारत से ओमान में को किए जाने वाले 99% से अधिक निर्यात पर शून्य लगेगा, शून्य शुल्क लगेगा। मतलब क्या होगा, कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। तो यहाँ पे इसको फिर से देख लीजिए कि भारत से ओमान को किए जाने वाले 99% से अधिक निर्यात पर शून्य शुल्क लगेगा, मतलब नहीं शुल्क लगेगा। उसके बाद आगे यहाँ पे देख लेते हैं। तो कहता है डेयरी उत्पाद, चाय, कॉफी, रबर, तंबाकू जैसे कृषि उत्पाद के अतिरिक्त सोना, चांदी, आभूषण आदि को इससे बाहर रखा गया। इस सब पे क्या होगा, इस सब पे निर्यात पर छूट नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए जीडीपी और एनएसओ के आंकड़े। तो यहाँ पे जीडीपी वित्तीय चालू वर्ष 25 से 26 की दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि 8.2% रही है। पहली तिमाही जो है 7.8% थी। इस दौरान स्थिर मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद 48.63 लाख करोड़ का है। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको देख लीजिए। तो जनगणना के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी। तो स्वतंत्रता के पश्चात 8वीं और पहली डिजिटल जनगणना, जिसकी कुल लागत व्यय जो है 11,718.24 करोड़ है, खर्च किया जाएगा जनगणना में। ये जनगणना 2 चरणों में संपन्न होगा। पहला चरण जो है अप्रैल से लेकर सितंबर 2026 तक, जिसमें घरों की सूची बनाया जाएगा और आवास की गणना की जाएगी। दूसरे चरण जो है कि फरवरी 2027 को संपन्न कराया जाएगा, जिसमें जनसंख्या की गणना किया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। ये स्वतंत्रता पश्चात के बाद 8वीं और पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसका कुल व्यय है 11,718.24 करोड़। ये 2 चरणों में संपन्न होगा। पहला चरण जो अप्रैल से सितंबर 2026 में घरों की सूची बनाया जाएगा और आवास की गणना किया जाएगा। दूसरा चरण जो है फरवरी 2027, जिसमें जनसंख्या की गणना की जाएगी। उसके बाद आगे यहाँ पे देखते हैं, आगे जो और यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें यहाँ पे जो दिया गया है कि जनसंख्या गणना की संदर्भ तिथि की अधिकांश हिस्सों के लिए 1 मार्च 2023 को होगी। तो यहाँ पे देखिए जनसंख्या गणना की संदर्भ तिथि अधिकांश हिस्सों में 1 मार्च से लागू होगी, जबकि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे हिमच्छादित क्षेत्रों में 1 अक्टूबर 2026 से लागू किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो है कार्यों की निगरानी के लिए सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम नामक एक पोर्टल डेवलप किया जाएगा। तो इसको जनगणना के लिए एक पोर्टल को डेवलप किया जाएगा, जिसका नाम क्या है, सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम नाम इसका दिया गया है। उसके बाद है देश का पहला पूर्ण स्वदेशी हाइड्रोजन चलित यात्री जलपोर्ट
का संचालन कहाँ किया जाएगा, तो वाराणसी में। तो ये हाइड्रोजन से चलने वाली जलपोत है जिसका उद्घाटन वाराणसी में किया जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे जो दिया गया है कि हाल ही में सरकार के द्वारा बीमा क्षेत्र में FDI को बढ़ाकर 74% से 100% कर दिया गया। तो FDI को बीमा क्षेत्र में बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। उसके बाद आगे देखा जाए तो RBI की मौद्रिक नीति, जिसमें रेपो दर जो है 5.25% रखा गया है। वह दर जिस पर RBI वेबसाइट बैंकों को ऋण देता है उसको रेपो दर कहा जाता है। रिवर्स रेपो 3.35% रखा गया, बैंक दर 5.5% रखा गया है। उसके बाद जो है आगे देखिए पॉइंट जो चर्चा में रहा है, जो जैसे चर्चा में रहा है कि CNAP क्या है। तो CNAP जो है कि कॉलर नेम प्रेजेंटेशन होता है। जैसे यहाँ पे कि इस व्यवस्था के तहत मोबाइल फ़ोन पर कॉल करने वाले का नाम स्क्रीन पे आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि पहले फ़ोन आता था, लेकिन उसका फ़ोन करने वाला का नाम नहीं आता था। लेकिन अब जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल है जिसका भी फ़ोन आएगा उसका नाम भी स्क्रीन पे शो करेगा। अब नीतियाँ के बारे में देखा जाए तो नितिन नवीन को भाजपा के नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, जो ये बिहार के हैं नितिन नवीन। उसके बाद विवेक चतुर्वेदी केंद्रीय अप्रत्यक्ष बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं और रामकृष्ण चंदर LIC के नए MD बनाए गए हैं। उसके बाद देखिए आगे और दिया गया है, आगे जो यहाँ पे दिया गया है VSI कोल इंडिया लिमिटेड के नए MD बनाया गया है। राजकुमार गोयल भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं, राजकुमार गोयल को। इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली चयन समिति, इसमें 3 लोग होते हैं, पहला राहुल गांधी, दूसरा अमित शाह और तीसरा प्रधानमंत्री थे। तीनों मिलकर इसकी नियुक्ति किया जाता है, भारत के सूचना आयुक्त की नियुक्ति किया जाता है। तो भारत के सूचना आयुक्त कौन है, तो राजकुमार गोयल है। आसिम मुनीर जो है पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, आसिम मुनीर। उसके बाद अब देखा जाए आगे पुरस्कार और सम्मान की बात किया जाता है तो फीफा का पहला विश्व शांति पुरस्कार किसको दिया गया, डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। उसके बाद ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर इसको दिया गया है, तो अनंत अंबानी को दिया गया बंतारा के लिए। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियंस अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर इसको दिया गया है, तो अनंत अंबानी को दिया गया है, बंतारा के लिए दिया गया है। उसके बाद आगे यहाँ पे देखा जाए तो फीफा फुटबॉल पुरस्कार का वितरण कहाँ पे हुआ है, तो कतर में हुआ, जिसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी उस्मान डेम्बेले को बनाया गया है, जो फ्रांस के हैं। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी जो है एताना बोतमाती, जो स्पेन का है। उसके बाद मध्य प्रदेश शासन का तानसेन सम्मान तो वर्ष 2024 को पंडित राजा काले जो गायक है उसको दिया गया है। उसके बाद जो है 2025 को पंडित तरुण भट्टाचार्य जो संतूर वादक है इसको दिया गया है। तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश शासन का तानसेन सम्मान 2024 और 25 के लिए किसको दिया गया है, तो 24 के लिए पंडित राजा काले को दिया गया है और 24 के लिए और 25 के लिए दिया गया पंडित तरुण भट्टाचार्य को दिया गया है। अब आगे यहाँ पे देखा जाए तो आगे यहाँ पे जो दिया गया है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2025, तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट्स जो है वो मोडो डुप्लांटिस है, और सर्वश्रेष्ठ महिला एथलेटिक्स जो है मैकलॉफ्लिन लेब्रोन है। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का पुरस्कार पुरुष वर्ग में दिया गया है, तो इसको आगे देखते हैं। तो यहाँ जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का पुरस्कार 2025 में पुरुष वर्ग के लिए दिया गया है, तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी टॉम बून को बेल्जियम का है, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर जीन पॉल डेनबर्ग जर्मनी का है, और सर्वश्रेष्ठ कोच जो है मैक केल्डॉस नीदरलैंड का है, और सर्वश्रेष्ठ एम्पायर जो है रघु प्रसाद जो भारत का है। तो इसमें याद रखिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है, तो टॉम बून है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन है, तो जीन पॉल है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ कोच कौन है, तो मैक्स केल्डॉस को दिया गया है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ एम्पायर जो है भारत का है रघु प्रसाद है। उसके बाद आगे देखिए, आगे यहाँ पे जो दिया गया है महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के पुरस्कार दिया गया है जॉन डी वाई नीदरलैंड का है। उसके सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को ग्रेस ओ हैंडलॉन को दिया गया, न्यूजीलैंड को है, और सर्वश्रेष्ठ कोच एलिसन अन्नन जो चीन की है इसको दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए भारतीय प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार, तो भारतीय प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार जो दिया गया है 2025 में, यह वितरण जो है 5 से 18 वर्ष की आयु के 20 बच्चों को दिया गया है। तो बिहार के विजेता जो है ना खेल के क्षेत्र में वैभव सूर्यवंशी को दिया गया है, जबकि वीरता मरणोपरांत में कमलेश कुमार को दिया गया है। तो बिहार वाले ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, अभी बिहार में बहुत सारा एग्जाम है। तो बिहार विजेता में है वैभव सूर्यवंशी, खेल से संबंधित है, और कमलेश कुमार जो है वीरता के लिए मरणोपरांत में दिया गया है। उसके बाद आगे यहाँ पे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश विजेता अजय राज वीरता के क्षेत्र में दिया गया है, और पूजा को पर्यावरण के क्षेत्र में दिया गया है। उसके बाद आगे जो यहाँ पे दिया गया है कि पुरस्कार के बारे में मुख्य जानकारी, तो प्रतिवर्ष यह पुरस्कार जो है ना 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के अवसर पर दिया जाता है।
तो कब किसके अवसर पर दिया जाता है? तो वीर बाल दिवस के अवसर पर दिया जाता है। यह पुरस्कार वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। और इस वर्ष का जो है पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय जवानों में मददगार बने पंजाब के 10 वर्षीय श्रवण कुमार को भी शामिल किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। तो वीरता पुरस्कार के अंतर्गत जो है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसको दिया गया? 10 वर्षीय श्रवण सिंह को दिया गया। श्रवण कुमार सिंह बोले चाहे श्रवण सिंह बोले, ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसको भी पुरस्कार में शामिल किया गया है। उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए, आगे जो दिया गया है महत्वपूर्ण निधन और व्यक्ति, जैसे यहाँ पे देखो, हाल ही में स्टैचू ऑफ यूनिटी अयोध्या स्थित राम मंदिर निर्माण में भूमिका निभाने वाले मूर्तिकार का निधन हो गया। तो राम मंदिर निर्माण में भूमिका निभाने वाले मूर्तिकार का जो निधन हुआ उसका नाम क्या है? तो रामवीर सुतार है। रामवीर सुतार, इसको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो रामवीर सुतार हाल ही में स्टैचू ऑफ यूनिटी अयोध्या स्थित राम मंदिर के निर्माण में भूमिका निभाए थे, जिसका निधन हो गया उसका नाम क्या है? रामवीर सुतार है। उसके बाद है खालिदा जिया, ये बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है जो खालिदा जिया है, जिसका कार्यकाल जो है कि 1991 से 96 तक पहला रहा, दूसरा उसके बाद कार्यकाल 96 में 1 माह के लिए रहा, और तीसरा कार्यकाल जो है 2001 से 6 तक रहा है। यह बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री है, इसलिए यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि यह बांग्लादेश की पहली प्रधानमंत्री है, खालिदा जिया। तो बहुत सारा महत्वपूर्ण है। तो इसके बाद देखिए आगे जो यहाँ पे दिवस दिया है, दिसंबर माह के दिवस। तो पहला है कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद जो है 7 नवंबर को एक मिनट देखिए, नवंबर का नहीं है, दिसंबर का है। तो इसको फिर से देख लेते हैं एक बार कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, और 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। उसके आगे आप देखिए, उसके आगे जो है कि 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं, बहुत सारा है। तो आगे यहाँ पे जो है 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। अभी वीर बाल दिवस में 20 बच्चों को दिया गया था पुरस्कार। उसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय घोषणा UN टाइम के द्वारा, तो UN ने वर्ष 2026 को निम्नलिखित रूपों में मनाने की घोषणा किया गया है UN के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। तो पहला वर्ष जो है कि महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाने की घोषणा किया गया, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय चारागाह भूमि और पशुपालक वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया गया, और यह तीसरा जो है सतत विकास के लिए स्वयंसेवक का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया गया है। इसके द्वारा लिया गया है, तो UN के द्वारा लिया गया है। उसके बाद आगे जो यहाँ पे दिया गया है, आगे है कि टाइम पत्रिका आर्किटेक्ट ऑफ AI को 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो टाइम पत्रिका द्वारा जो है ना आर्किटेक्ट ऑफ AI को 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। किसको घोषित किया गया है? आर्किटेक्ट ऑफ AI को। नील मोहन जो यूट्यूब के CEO हैं, इन्हें टाइम पत्रिका ने CEO ऑफ द ईयर के रूप में चुना है। तो यूट्यूब का CEO कौन है? तो नील मोहन है, जिसको टाइम पत्रिका के द्वारा CEO ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। टाइम एथलेटिक्स ऑफ ईयर अमेरिका के बास्केटबॉल खिलाड़ी आजा विल्सन को दिया गया है। तो टाइम एथलेटिक्स ऑफ द ईयर के लिए किसको चुना गया है? तो आजा विल्सन को चुना गया है। अब कुछ पुस्तक की बात किया जाए तो इट्स इजी टू बी हेल्दी किसका है? तो मलाइका अरोरा की यह पुस्तक है। तो इसके बाद आगे देखते हैं, आगे जो पुस्तक दिया गया है ब्रश विथ लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी, ये सतीश गुलजार की पुस्तक है। मदर मैरी कम्स टू मी अनुधति राय की है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद द 11th ऑफ अर्थ सलमान रश्दी की है, ये पुस्तक है। ये भी क्या है? ये दोनों पुस्तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब आइए यहाँ पे एक जो दिया गया है रेजवेट वर्ड है को ऑक्सफोर्ड ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो रेजवेट को ऑक्सफोर्ड के द्वारा जो है ना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। उसके बाद जो है ऑपरेशन कुछ चला है और अच्छा, तो उसके बारे में देखते हैं। ऑपरेशन सागर बंधु, ये दितवाह चक्रवात से प्रभावित श्रृंखला श्रीलंका की मदद के लिए भारत द्वारा प्रारंभ किया गया है, जिसका नामकरण ओमान के द्वारा किया गया है। तो ये जो दितवाह चक्रवात है, इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो ओमान के द्वारा किया गया है, जिसमें वहाँ पे श्रीलंका में फंसे लोगों को मदद करने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया है। उसके बाद आतंकवाद निरोध सम्मेलन, हाल ही में NIA के तत्वावधान में 2 दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न किया गया है। तो यहाँ पे आतंकवाद निरोध सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो NIA के द्वारा किया गया है। उसके बाद आते हैं खेल कूद की बात किया जाता है। तो खेल कूद में यहाँ पे है चेन्नई में संपन्न विश्व स्वैक्स
के 5वें संस्करण का खिताब भारत ने जीता है, जबकि उपविजेता हांगकांग रही है। तो ऐसा उपलब्धि पाने वाले भारत का पहला एशियाई देश बना है। तो यहाँ पे जो है चेन्नई में संपन्न विश्व स्वैक्स के 5वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। किसको हरा के जीता है? तो हांगकांग को हरा के जीता है। उसके बाद जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो राजस्थान में, जिसमें प्रथम स्थान पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है 67 पदक जीत के प्रथम स्थान हासिल की है। उसके बाद जो है अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन मलेशिया में किया गया है। विजेता टीम क्या है? बेल्जियम है, और उपविजेता क्या है? भारत है। तो विजेता है बेल्जियम, उपविजेता क्या है? भारत है अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट का। उसके बाद देखिए खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में हुआ। इसका जो है शुभंकर मौर्य है। तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में होगा, जिसका शुभंकर कौन है? मौर्य है। उसके बाद देखिए आगे जो दिया गया है, आगे यहाँ पे जो दिया गया है कि विश्व हॉकी जूनियर विश्व कप, पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप का आयोजन भारत में किया गया है, जो जिसमें विजेता टीम जर्मनी है और उपविजेता स्पेन है। तो यहाँ पे देखिए पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में किया गया, जिसमें विजेता जर्मनी रहा और उपविजेता जो है स्पेन रहा है। उसके बाद आगे देखिए महिला हॉकी जूनियर विश्व कप का आयोजन चिली में हुआ है। तो महिला हॉकी जूनियर विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ है? चिली में। विजेता टीम क्या है? नीदरलैंड है, उपविजेता अर्जेंटीना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की बात किया जाता है तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का 11वां संकरण 6 से 9 दिसंबर तक पंचकुला हरियाणा में संपन्न हुआ, जिसकी थीम थी विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। तो यहाँ पे देखिए भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का 11वां संस्करण है, जो 6 से 9 दिसंबर तक पंचकुला हरियाणा में हुई थी, जिसकी थीम थी विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। WH पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन, दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। प्रथम सम्मेलन का आयोजन 2023 में गुजरात में हुआ है। भारत और क्यूबा ने आयुर्वेद सहयोग पर MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसमें ध्यान रखना है कि WH पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। ये दूसरा था, पहला कहाँ पे हुआ था? 2023 में गुजरात में हुआ है। भारत और क्यूबा ने आयुर्वेद सहयोग पर MOU पे हस्ताक्षर किए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ जो दिया गया है अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन, भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन इनोवेशन हब तिरुवनंतपुरम में इसरो के चेयरमैन के द्वारा उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पे इसका ध्यान दीजिए, ये अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द नेविगेशन भारत का यह पहला प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन इनोवेशन हब है, जिसका आयोजन तिरुवनंतपुरम में किया गया है। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो इसरो के चेयरमैन के द्वारा किया गया है। अंतरिक्ष यात्री जर्मन इंजीनियर मिकाइला वेंटोस अंतरिक्ष में जाने वाली वह पहली व्हील चेयर यात्री बनी है, जो ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड NS-35 से जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए विश्व की पहली वायरलेस रेल काफिले का परीक्षण चीन के द्वारा किया गया है। तो विश्व की पहली वायरलेस रेल काफिले का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो चीन के द्वारा किया गया। उसके बाद आगे देखिए पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र, रामसर सूची 2 नए स्थल जुड़े। रामसर सूची में 2 नए स्थल जोड़े गए, सिलीसेड झील जो राजस्थान का है और कोपर जलाशय जो छत्तीसगढ़ का है। ये दोनों जो है रामसर सूची में जोड़े गए हैं। अब भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई है? तो 96 हो गई है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 20 है, यूपी में 10 है, बिहार में 6 है। कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल है। तो कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल है। तो सिलीसीट झील कहाँ पे है? राजस्थान में। कोपरा जलाशय कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो 96 हो गई है। उसके बाद यहाँ पे देखिए रामसर संधि पर हस्ताक्षर 2 फरवरी 1971 में ईरान में और हस्ताक्षर हुए और लागू 1975 में किया गया है। भारत ने 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए हैं। भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। तो रामसर स्थल की सूची में भारत कितने नंबर पे है? तो तीसरे नंबर पे है। राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो अंडमान निकोबार में स्थापित किया जाएगा। तो राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो अंडमान निकोबार में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा। अब यहाँ पे देखिए वर्ल्ड लाइफ सेफ सड़क NHAI के द्वारा मध्य प्रदेश में NH-45 पर निर्माण किया गया है। तो वर्ल्ड लाइफ सेफ सड़क NHAI द्वारा मध्य प्रदेश में NH-45 का निर्माण किया गया है। उद्बिलाव संरक्षण तमिलनाडु सरकार के द्वारा विशेष पहल किया गया है। तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा एक विशेष पहल है उद्बिलाव संरक्षण। उसके बाद है मैट्री 2
पूर्वी अटलांटिक में भारत का एक नया अनुसंधान स्टेशन 2032 तक पूर्ण होने की संभावना है। अन्य में देखा जाए तो गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री 1913 में स्थापित किया गया है। मैत्री 1989 में स्थापित किया गया, जबकि भारती 1912 में स्थापित किया गया है। अब मैत्री जो है अभी 2032 तक इसको स्थापित कर लिया जाएगा। उसके बाद जो है CITES COP20 का सम्मेलन या 20वां शिखर सम्मेलन है, जो उज्बेकिस्तान समरकंद में संपन्न होगा। तो CITES COP20 सम्मेलन का 20वां संस्करण कहाँ पे संपन्न होगा? तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में संपन्न होगा। उसके बाद है हांसी, हरियाणा सरकार ने हिसार से अलग कर इसे 23वां जिला घोषित किया गया है। तो हरियाणा का 23वां जिला कौन सा है? तो हांसी है। तो हांसी को हरियाणा का 23वां जिला घोषित किया गया है। उसके बाद आगे यहाँ पे देखते हैं तो स्मरणीय तथ्य दिया गया। स्मरणीय तथ्य में पहला है राष्ट्रीय स्मरणीय तथ्य, भारत सरकार के अनुसंधान राष्ट्रीय रिसर्च फाउंडेशन द्वारा स्थापित प्रधानमंत्री प्रोफेसरशिप के पहले प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में किसे चुना गया है? तो डॉक्टर किशोर M पकनीकर को चुना गया है। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पे दिया गया है, आगे जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों CAGPF के ग्रुप सी पद के पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण को मौजूदा 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो 50% कर दिया गया है। राजस्थान की सेहर झील और छत्तीसगढ़ के कोपर जलाशय को रामसर स्थल घोषित किए जाने के बाद भारत में रामसर स्थलों की कितनी संख्या हो गई है? तो 96 हो गई है। उसके बाद आगे देखा जाए तो आगे यहाँ पे दिया गया है कि 8 से 13 दिसंबर 2025 तक भारत ने नई दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले पे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण संबंधी अंतर सरकारीय समिति ने किस सत्र को मेजबानी की है? तो 20वें सत्र की मेजबानी की है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बीमा अधिनियम 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 और IRDAI अधिनियम 1999 में बदलाव करते हुए लोकसभा द्वारा कौन सा विधेयक पारित किया गया है? तो सबको बीमा सबको रक्षा बीमा कानून से संबंधित विधेयक 2025। उसके बाद यहाँ पे देखिए भारत के पहले स्वदेशी 1.0 GHz 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर ध्रुव 64 को विकसित किया गया है। तो उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र CDAC द्वारा किया गया है। उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए आगे जो दिया गया है 18 दिसंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मूर्तिकार रामबंजी सुतार का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उसके बाद आगे यहाँ पे देखते हैं तो स्वच्छ विश्व कप 2025 में भारत ने किस देश को हराकर पहला अपना खिताब जीता है? तो हांगकांग को हरा के पहला अपना खिताब जीता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए विश्व असमानता रिपोर्ट 2026, भारत में सबसे धनी 10% लोगों के पास कुल संपत्ति का लगभग कितने % हिस्सा है? तो 65% हिस्सा है। उसके बाद आगे देखा जाए तो आगे दिया है कि नई दिल्ली में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का विषय रखा गया विज्ञान से समृद्ध आत्मनिर्भर भारत रखा गया है। उसके बाद आइए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखते हैं। तो वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो नैना कालू को प्रदान किया गया है, स्कॉटिश कलाकार थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए FIH हॉकी महिला जूनियर विश्व कप 2025 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो नीदरलैंड की टीम ने जीता है। उसके बाद देखिए इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन डायबिटीज़ एटलस के 11वें संस्करण के रूप में मधुमेह समस्या 2024 में लगभग 580 मिलियन वयस्कों से बढ़कर 2050 तक कितने मिलियन वयस्कों तक बढ़ जाएगा? तो लगभग ये 80 से 850 मिलियन से 950 मिलियन से अधिक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला जो दिया गया है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 18 दिसंबर 2025 के बीच किन देश की यात्रा संपन्न की है? तो जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा की है। उसके बाद यहाँ पे दिया है 17 से 19 दिसंबर के बीच नई दिल्ली में भारत मंडपम में संपन्न पारंपरिक चिकित्सा पर WHO ने वैश्विक शिखर सम्मेलन का विषय 2025 का विषय रखा गया है संतुलन बहाल करना, स्वस्थ और कल्याण, विज्ञान और अभ्यास, रिस्टोरिंग बैलेंस, द साइंस एंड द प्रैक्टिकल ऑफ हेल्थ एंड वेल बीइंग रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो इसमें दिया है कि भारत ने किस देश के साथ रसद सहायता का पारस्परिक आदान प्रदान से संबंधित समझौता किया है? तो रूस के द्वारा किया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हाल ही में किस देश ने घोषणा की कि वह यूरोपीय संघ के प्रमुख छात्र विनिमय कार्यक्रम इरामस में पुनः शामिल होगा? तो ब्रिटेन पुनः शामिल होगा। उसके बाद आगे दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसे संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्ति के लिए मंजूरी प्रदान की है? तो बरहम सालिह जो इराक के पूर्व राष्ट्रपति है। उसके बाद जो है यहाँ पे दिया गया दक्षिण कोरिया के आन सेंग
ने WHO वर्ल्ड टूर फाइनल्स में किस खिलाड़ी को हराकर जीता है? तो ये जो है वांगी झी को हरा के जीता है। उसके बाद जो है लास्ट नंबर क्वेश्चन जो है कि प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस का विषय रखा गया है। क्या विषय रखा गया है? तो विषय है इसका क्या है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध युवाओं के साथ एकजुटता होना, कल की ईमानदारी को आकार देना, ये दिया गया है। उसके बाद देखिए ये तो संपन्न हो गया है। तो जो व्यक्ति ने इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर देंगे। तो चलिए बाय बाय।